हैं खबरों की। रामनगरी अयोध्या में दोपहर ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त के दौरान प्रभु रामलला का भव्य सूर्य तिलक किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह रामलला का दूसरा सूर्य तिलक है, जिसमें करीब 4 मिनट तक सूर्य की नीली किरणें उनके ललाट पर पड़ती रही। इस अलौकिक दृश्य को साकार करने के लिए बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने विशेष उपकरणों का निर्माण किया था, जिनका परीक्षण 24 मार्च को ही पूरा कर लिया गया था। तो वहीं रामनवमी के इस विशेष अवसर पर भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए और जन्मोत्सव के समय गर्भगृह में 14 विशेष पुजारी मौजूद रहे। सूर्यदेव की किरणों को दर्पण और लेंस के जरिए परावर्तित कर सीधे रामलला के मस्तक तक पहुंचाया गया। देखिए, रामलला का सूर्य तिलक आज किया गया है, जिसमें 4 मिनट तक सूर्य किरणों से प्रकाशमान हुए रामलला। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कन्या पूजन किया। उन्होंने मां सिद्धिदात्री की पूजा की और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे और विधि विधान से पूजा किया। बच्चियों को चुनरी उड़ाई, आरती उतारी और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। फिर सभी को सीएम योगी ने अपने हाथों से भोजन परोसा और दक्षिणा व उपहार प्रदान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान रामलला को फूलों से सजे पालने में विराजित कर मुख्यमंत्री ने तिलक लगाया, माल्यार्पण किया और आरती उतारी। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भाव से रामलला को पालने में झुलाकर लोक मंगल की प्रार्थना की। देखिए, रामलला मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव मनाया, जिसमें उन्होंने कन्याओं को भोजन करवाया, साथ ही दक्षिणा देकर उन्हें उपहार भी दिया। रामनवमी जगत जननी मां भगवती दुर्गा के 9 दिनों के अनुष्ठान की पूर्णाहुति आज होगी। वासंती नवरात्रि की 9वीं तिथि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली, सुख और समृद्धि को लाने वाली तिथि, सर्वत्र खुशहाली प्रदान करने वाली तिथि। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। उन सबके जीवन में जगत जननी मां भगवती की कृपा से। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ब्यूरोक्रेसी के रवैये से आहत। मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज जिला अधिकारी को लिखी चिट्ठी। कार्यक्रम में लंबा इंतजार करवाने का लगाया आरोप। कार्यक्रम में देर से पहुंचे एडीएम और एसडीएम। मंत्री असीम अरुण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। मंत्री असीम अरुण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि असीम अरुण शामिल हुए। कन्नौज जिला अधिकारी को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, जहां देखिए कार्यक्रम में लंबा इंतजार करवाना पड़ा है। कार्यक्रम में देर से पहुंचे एडीएम और एसडीएम। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे मंत्री असीम अरुण। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ब्यूरोक्रेसी के रवैये से आहत।
देखिए फोन लाइन पे हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दानिशवार से जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या कुछ मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, बिल्कुल ये कन्नौज में एक प्रोग्राम था जिसको लेकर के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आसिम अरूड़ को इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। और आसिम अरूड़ वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। उसके ठीक 15 से 20 मिनट जब वो इंतजार कर लेते हैं तो उसके बाद फिर एसडीएम आते हैं। यानी जो अधिकारीगण हैं उनको पहले पहुंचना चाहिए था, तो मंत्री पहले पहुंचते हैं, वो बाद में पहुंचते हैं। इसके बाद फिर कुछ देर बाद एसडीएम के एडीएम पहुंचते हैं। उसके बाद भी 45 मिनट तक, जैसा कि मंत्री आसिम अरूड़ का चिट्ठी में जो दर्शाया गया है, जिन चिट्ठी में उन्होंने जिलाधिकारी कन्नौज को जो पत्र लिखा है, बड़े दुखी मन से आहत होकर के लिखा है। और उन्होंने ये बात कही है कि कार्यक्रम में वो 15 मिनट पहले पहुंचते हैं, 15 मिनट के बाद वो एसडीएम आती हैं, एसडीएम के कुछ देर बाद एडीएम आते हैं और 45 मिनट तक इंतजार किया जाता है, जिसको लेकर के फिर जब कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती, कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं होता है, कार्यक्रम का संचालन नहीं होता है, तब ये बात कहा जाता है कि जिलाधिकारी का वेट किया जा रहा है। और 45 मिनट के बाद भी जब कोई स्थिति नहीं होती तो आसिम अरूड़ कार्यक्रम से यथास्थिति वापस चले जाते हैं आहत होकर के, और उनको किसी प्रकार का लोड नहीं लिया जाता है, जिसको लेकर वापस आते हैं। तब जाकर के ये सूचना जब जिलाधिकारी या प्रशासन के समक्ष पहुंचती है तब मान मनोबल होता है और मंत्री को मनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन चूंकि आहत होकर के मंत्री वहां से नाराज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसके बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं वो पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचते हैं, तो तब जाकर के ये मामला तूल पकड़ता है। इसको लेकर के उन्होंने चिट्ठी जाहिर की है और लखनऊ पहुंचते उन्होंने चिट्ठी जाहिर करके ये कहा है जिलाधिकारी से कि इस बात को लेकर के मैं आहत हूं कि वहां पर एक मंत्री के साथ ऐसा रवैया है, तो आम आदमियों के साथ क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अब ब्यूरोक्रेसी की जो एक केयरलेसफुल जो कार्रवाई है, जो पॉलिसी है, उसको लेकर के मंत्री ने सवाल खड़ा किया है और मंत्री इस बात से आहत है। तो एक बात समझ में आ सकती है कि ब्यूरोक्रेसी पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस को लेकर के सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी के जो एडीएम है या एसडीएम है, जो अधिकारी हैं, वो जो मंत्रियों का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो आम आदमी का सम्मान क्या करेंगे, बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, इसमें जिलाधिकारी का क्या कुछ रुख है दानिश? नहीं देखिए, अभी प्रतिक्रिया जिलाधिकारी की तरफ से तो कोई खास नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी ने ये कहा है कि उनके संज्ञान में ये चीज आई है और इस पर कहीं ना कहीं जांच बिठाई जाएगी। अब क्या जांच होगी, क्या कार्रवाई की सवाल है, लेकिन एक मंत्री का कार्यक्रम में पहुंचना, उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद एसडीएम का आना, फिर कुछ देर बाद एडीएम का आना, फिर 45 मिनट तक इंतजार कराना और मंत्री को ही कार्यक्रम में शुभारंभ करने की रोके रखना, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री हैं आसिम अरूड़, वो अगर पहुंचते हैं तो उनके मुख्य अतिथि के रूप में अगर शामिल ही करना था तो फिर पहले से प्रोटोकॉल के तहत वहां पर अधिकारी क्यों नहीं मौजूद थे, और अगर मंत्री को वापस आना पड़ा तो बाद में ही मान मनोबल क्यों हुआ। सवाल यहाँ पर ये है कि एक मिनिस्टर के साथ जब ये रवैया कन्नौज के जिला प्रशासन में है, तो उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में आम आदमियों के साथ ब्यूरोक्रेसी का क्या रवैया, यही उत्तर प्रदेश में ज्यादातर यही चल रहा है। जी दानिश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मथुरा का वीर सपूत देश की रक्षा करते हुए अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गया। जवान आदेश कुमार चांदपुर कला गांव का रहने वाला था। आदेश कुमार अक्टूबर 2024 में अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा, सभी की आंखें नम हो गई। शहीद को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। परिजनों के अनुसार आदेश कुमार 13 अप्रैल को छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। वहीं 21 अप्रैल को उनके बड़े भाई की शादी भी तय थी, जिससे घर में खुशियों का माहौल बनने वाला था। लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। शहीद आदेश कुमार के पिता विजय कुमार सेवानिवृत्त सैनिक हैं और वर्तमान में हरियाणा पुलिस में कार्यरत है। वहीं उनके बड़े भाई विशाल कुमार भी भारतीय सेना में हैदराबाद में तैनात है। जो वहाँ दर्दनाक मौत हुई है सीमा पे आइस एरिया में, उससे पूरे क्षेत्र में बड़ा दुख का माहौल है। और हम यहाँ उसकी जो है सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उस दुख में शामिल। वहाँ उसकी जो माता पिता और वो उनका बहुत बुरा हाल है और क्षेत्रवासी भी बहुत दुखी है। को भावांजलि
श्रद्धांजलि और श्रद्धांजलि हम नहीं, पूरा क्षेत्र, पूरा जनपद उसको दे रहा है आज के दिन। और हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है वो कि इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और इसके लिए हम आग्रह भी करेंगे। मात्र बार उन्होंने क्या किया ये जानकारी मेरी में नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अगर रिकमेंड कर देगा तो हम इसको शहीद का दर्जा दिलवाने में पूरा योगदान देंगे। आदेश कुमार बहुत ही होनहार बच्चा था और इसकी दो पीढ़ियों ने इस देश की सेवा की है। इसके पिताजी भी फौज में, एक भाई है वो भी फौज में, ये लड़का भी फौज में था और बहुत ही होनहार लड़का था ये। बस कहना ये है, खास तौर से ये कहना है कि इस दुखद घड़ी में जो मृत्यु दिखाई दे रही है वो संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दे रही है। कि वो अग्निवीर में भर्ती हुआ था 2024 में, उसके बाद में पोस्टेड हुआ वो 505 AC बटालियन, जिसके कमांडिंग अफसर कर्नल ये अपना शर्मा साहब हैं, लोकेश शर्मा साहब। जब 24 तारीख को मैं ड्यूटी से आ रहा था, उन्होंने मेरे को बताया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पर्सनल। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका बच्चा जो है शहीद हो गया। तो मैंने वो काफ़ी गंभीरता से उनको पूछा, तो बोला ठीक है, अभी आप संयम रखिए, मैं बाद में बात करता हूँ। अक्टूबर 2024 में भर्ती हुआ था AC बटालियन में, ड्राइवर ट्रेड इसका ट्रेड था। और ये लड़का अभी जो पोस्टेड था ये था 505 बटालियन AC बटालियन में, जो हमारे नॉर्दर्न सेक्टर में पड़ता है। और वहाँ से लड़का डेट में लेके 4 बिहार के साथ में, 4 बिहार इन्फेंट्री यूनिट थी, उसके साथ में टेम्परेरी अटैच था। तो वहाँ टेम्परेरी अटैच था, तो वहाँ इस लड़के को जो बात हुई है उनके पिताजी से और मेरे से जो बात हुई है। सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां चैत्र नवरात्र के 9वें दिन मां वटवासनी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में पहुंचने लगे और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। मां वटवासनी धाम में लोगों की गहरी आस्था है। श्रद्धालु यहां दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कि नवरात्र को लेकर हिंदू धर्म में गहरी आस्था है, जहां आज 9वां दिन है नवरात्र का। 9वें दिन सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं और कन्या पूजन करते हैं। उसी के साथ देखिए सुबह से ही यहाँ पे मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली है श्रद्धालुओं की। आज के दिन मां वटवासनी को पूजा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और भारी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। यह आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि कितना भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है श्रद्धालुओं की। नवरात्र का 9वां दिन है। 9वें दिन पर लोग व्रत के पश्चात अपना हवन कराते हैं, हवन कराने पर पालन करते हैं। उसी के क्रम में आज विशेष अवसर पर भीड़ हुई है, जबकि हर सोमवार को भीड़ रहती है, लेकिन आज विशेष अवसर है इसलिए इतना लोगों की भीड़ हुई है। हमको लगता है कि कम से कम हजारों लोगों की संख्या में लोग आए हैं, पूजन कर अपना हवन करा रहे हैं। वैसे यह स्थान वटवासनी माँ काली का 2000 साल पुराना है। रायबरेली में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पुलिस लाइन परिसर से 10 नई PRV गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई गाड़ियों के शामिल होने से जिले के आपातकालीन सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आधुनिक संसाधनों से लैस इन PRV वाहनों के जरिए पुलिस अब पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी तरीके से घटनास्थल पर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इन वाहनों के जुड़ने से पुलिस का रिस्पांस टाइम कम होगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में आम जनता को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। ये पहल कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के साथ साथ लोगों में सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ाएगी। देखिए जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर बना दिया गया है। सभी को यहाँ पे जनता को त्वरित यहाँ पे पुलिस की सेवा मिलेगी। रायबरेली पुलिस को 10 नई PRV गाड़ियां मिली है। शाहजहांपुर के कुरिया कला स्थित माता रानी का पावन दरबार करीब 6 माह बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कपाट खुलते ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। हर वर्ष यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज से हजारों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस बार भी मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
प्रशासन द्वारा मेले की तैयारियां एक सप्ताह पहले ही शुरू कर दी गई थी। मेले में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शाहजहांपुर के कटरा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर बाबू उर्फ रियाज की करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी है। सीज की गई संपत्तियों में 8 खेत, 2 मकान और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए आकी गई है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी बाबू उर्फ रियाज लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था और अवैध कमाई से उसने भारी संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। शाहजहांपुर पुलिस व मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से बाबू उर्फ रियाज पुत्र सरताज, जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत है और उसके द्वारा नशीले पदार्थों का कारोबार कर जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F2 एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आदेश के तहत सीजिंग और फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई। साथ ही जनपद शाहजहांपुर में थाना कटरा के द्वारा इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रचलित है। इसको शाहजहांपुर मिर्जापुर में शराब चोरी गैंग का खुलासा। एसपी मनीष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। देशी शराब की दुकानों को टारगेट कर करते थे चोरी। चोरी का माल रखने के लिए बना रखा था वेयर हाउस। शातिर बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज। में जनपद मिर्जापुर में शराब की दुकान में चोरी हुई थी और इन घटनाओं के अनावरण के लिए एक टीम लगाई गई थी। क्षेत्राधिकारी हमारी मरिहान शिखा के नेतृत्व में एक टीम कार्य कर रही थी और इसके अलावा एसओजी टीम भी कार्य कर रही थी, जिसमें कि हमारी थाना अरौरा की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है और जिनको कि कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप गाड़ी है और एक कार है जो संदिग्ध है, जिसमें कि ऐसे अपराधी हैं जिनके द्वारा घटना कारित की गई है, इनको पकड़ा जाए तो बरामदगी हो सकती है। और इस सूचना पर हमारी पुलिस लगी, घेराबंदी की गई, जिसमें कि पिकअप को रोकने का जब प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें पिकअप से भाग रहे 2 बदमाश घायल हुए। सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में एक डॉक्टर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली सीधे सिर में लगी और आर पार निकल गई, जिससे मौके पर ही डॉक्टर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र चौधरी एक सरल स्वभाव और अनुभवी चिकित्सक थे। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी विनायक भोसले पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र चौधरी है। इनका खैराबाद में पुरानी जो मार्केट है वहाँ पे काफ़ी नामचीन ऐसा अस्पताल है और ये बच्चों के डॉक्टर थे। जब मौके पे आए यहाँ पे घर में सिर्फ एक वर्कर काम कर रहा है और उनकी पत्नी है। तो पत्नी जी से धर्मपत्नी से जो बात हुई उनसे ये पता चला पिछले लगभग 15 या 20 दिनों से ये ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे और आज सुबह ये सुबह का मतलब चाय पानी करके जब ऊपर चले गए और ये हथियार इसलिए ऊपर लेके गए थे अपना जो इनका निजी रिवॉल्वर है लाइसेंसी कि वो साफ़ करने के लिए। लेकिन काफ़ी लंबे समय से जब वो नीचे नहीं आए तब पता चला कि जब उनकी पत्नी ऊपर गई तो इन्होंने खुद पे ये बेड पे लेटे हुए अवस्था में हमें मिले और इन्होंने अपने कनपट्टी पे मतलब